Good morning students. Now in today's lecture we will see new point, that is formation of stationary wave. देखिए अभी तक हमने प्रोग्रेसिव वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स, द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव वेव है ना, एंड इक्वेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव यहाँ तक डिस्कस किया था. अब सेकंड टाइप यहाँ पर स्टेशनरी वेव. व्हाट इज स्टेशनरी वेव? The stationary wave is nothing but the wave which do not move forward or backward. That means it does not carry energy through the medium. The particle of medium still vibrating about their mean position, but there is no net transfer of energy from one place to another place. Such type of wave is known as stationary wave. तो आज के लेक्चर में हम फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, उसका मीनिंग और इक्वेशन फॉर स्टेशनरी वेव यहाँ पर डिस्कस करने वाले. So stationary wave is another example of superposition of two waves. ये superposition of two waves होता है स्टूडेंट. देखिए पहले इसका मीनिंग क्या दिया है. When two waves of same amplitude, same wavelength, same frequency मतलब पीरियड भी सेम होगा, but opposite in direction travel through the medium simultaneously along the same path. The resultant wave formed due to the superposition of these two waves is known as stationary wave. देखिए यहाँ पर दो waves जरूरी है. When two waves of same amplitude, same wavelength and same frequency, but they are propagating exactly in opposite direction along the same path. So overlapping होती है तो वहाँ से फिर stationary wave form होती आती है. Okay, see. कंसीडर अ स्ट्रिंग, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ये स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है बिटवीन दिस टू रिजिड सपोर्ट्स. तो यहाँ पर ये फिक्स किया है यहाँ इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर भी यहाँ पर स्ट्रिंग फिक्स है, और दोनों के बीच, ये दोनों पॉइंट के बीच स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड है, उसमें कुछ टेंशन होगा, कैपिटल टी टेंशन. ठीक है. नाउ अगर इस स्ट्रिंग को हम यहाँ से ऐसे प्लग करते, ओके, और छोड़ देते, तो यहाँ पर इस तरह से ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होगी. देखिए ये फर्स्ट वेव, दिस इज द फर्स्ट वेव. देखिए क्रस्ट मतलब यहाँ पर पहले क्या तैयार हुआ है, ट्रफ, बिकॉज द स्ट्रिंग इज प्लग डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, तो यहाँ पर देखिए अल्टरनेट ट्रफ, ये क्रस्ट, ट्रफ, ये क्रस्ट, यहाँ तक वेव आती है. सो दिस इज द फर्स्ट वेव नोन एज इंसिडेंट वेव. ये होगी इंसिडेंट वेव. ओके, एंड फ्रॉम दिस रिजिड सपोर्ट दिस क्रस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ. तो ये रिफ्लेक्टेड वेव होगी स्टूडेंट, डॉटेड लाइन से दिखाइए. दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव एंड इट इज मूविंग इन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन. सो दिस इज नथिंग बट रिफ्लेक्टेड वेव. देखिए जो इंसिडेंट वेव थी वही इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुई, मतलब दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड कैसे होगा, सेम होगा. ओके, दोनों वेव्स की वेवलेंथ भी सेम होगी और फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी. देखिए ये जो कंटिन्यूस लाइन है, दिस इज इंसिडेंट वेव. ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिंग हमने प्लग किया था डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ट्रफ प्रोड्यूस हुआ है, बाद में क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट. तो इस रिजिड पॉइंट पर ओके क्रस्ट इंसिडेंट हो जाता है, तो यहाँ पर ट्रफ क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा. तो यही इंसिडेंट वेव, देखिए इंसिडेंट वेव गेट रिफ्लेक्टेड. ओके, एंड दिस टू वेव्स, इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव, ओवरलैप ईच अदर because they are exactly traveling along the same path but in opposite direction. And what is the characteristic of these two waves? That incident wave and reflected wave have same amplitude, same wavelength and same frequency. Incident and reflected, they are moving exactly along the same path in opposite direction. So all conditions are satisfied to form a stationary wave. Okay, so in this way incident wave and reflected wave overlap each other, superposition उन दोनों का होता है, and a resultant wave is formed that is known as stationary wave. तो यहाँ पर इस तरह से लूप्स हमें दिखाई देते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव. तो यहाँ पर हमने स्ट्रिंग कंसिडर की, तो अलोंग द स्ट्रिंग हमें इस तरह के लूप्स यहाँ पर दिखाई देते हैं. सो दिस इज फर्स्ट लूप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लूप फॉर एग्जांपल. ओके, तो ये लूप्स मतलब क्या होता है,
कि देखिए यहाँ इस पॉइंट पर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेटिंग अबाउट दिस मीन पोजीशन। तो यहाँ पर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। देन एज वी मूव इन दिस डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन, तो एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो जाता है। और एक पॉइंट ऐसा मिलता है यहाँ पर कि जहाँ पर एम्पलीट्यूड डज नॉट वाइब्रेट, एम्पलीट्यूड वाइब्रेट नहीं होता है। ओके, सो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, इस पार्टिकल का 0 होगा। सो सच पॉइंट इज नोन एज नोड, इसको हम नोड कहेंगे। देखिए एट द रिजिड सपोर्ट, यहाँ पर भी पार्टिकल ऑसिलेट नहीं होता है, सो दिस इज नोड। ओके, नाउ फिर से यहाँ पर देखें, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल इंक्रीजेस एंड एट दिस पॉइंट इट बिकम्स मैक्सिमम, मतलब यहाँ का जो पार्टिकल होगा इट ऑसिलेट विथ मोर एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एंड सच पॉइंट वेयर पार्टिकल vibrate with maximum amplitude is known as antinode. So this point is antinode. ये पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर एंटीनोड होगा, नोड एंटीनोड। फिर से यहाँ पर ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 होगा, मतलब पार्टिकल लिटरली वाइब्रेट नहीं होता है। सो दिस इज नोड। ओके, एंड दीज पॉइंट्स आर नथिंग बट द एंटीनोड। यहाँ पर पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। फिर से ये नोड होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये एंटीनोड होगा, और इस पॉइंट पर भी नोड होगा। जहाँ पर रिफ्लेक्टिंग होता है, ओके, इस पॉइंट पर, और ये दो सपोर्टिंग पॉइंट्स है, वहाँ पर हमेशा नोड ही फॉर्म होगा, वहाँ पर हमेशा नोड ही फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कितने लूप्स यहाँ पर तैयार हो गए, 1 2 3 4, मतलब एंटीनोड्स कितने हो गए, 1 2 3 4, जितने लूप्स उतने एंटीनोड्स। ओके, और नोड्स कितने फॉर्म हो गए, 1 2 3 4 5 नोड्स, 4 एंटीनोड्स एंड 4 लूप्स। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा कि ये पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं। देखिए यहाँ का जो पार्टिकल है, इफ दिस पार्टिकल्स आर मूविंग अपवर्ड, ओके, लेट दिस पार्टिकल्स आर मूविंग अपवर्ड, तो यहाँ पर पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन कैसे, अपवर्ड डायरेक्शन है। ऑल पार्टिकल्स आर मूविंग अपवर्ड। तो एडजेसेंट लूप में क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स है they are moving downward like this, they are all particles are moving downward, see these particles are moving downward। ये कैरेक्टरिस्टिक होता है स्टेशनरी वेव्स का। मतलब देखिए इस लूप में अगर पार्टिकल सब ऊपर की तरफ मूव होते हैं, तो एडजेसेंट लूप में क्या होगा, उनका फेज एग्जैक्टली अपोजिट होता है, दैट पार्टिकल्स आर मूविंग डाउनवर्ड, राइट। तो इसमें क्या होगा, फिर पार्टिकल्स आर मूविंग अपवर्ड, यहाँ पर पार्टिकल्स आर मूविंग डाउनवर्ड। तो लेकिन ऑल पार्टिकल एक्सेप्ट एट द नोड्स आर वाइब्रेटिंग, मतलब सब पार्टिकल्स यहाँ पर वाइब्रेट होते हैं विथ डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, लेकिन जो पार्टिकल्स नोड पर हैं दे डू नॉट वाइब्रेट एट ऑल, बिकॉज उनके एम्पलीट्यूड्स क्या होंगे, 0 होते। देखिए सब पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता है स्टूडेंट, जो पार्टिकल्स एंटी नोड पर होते हैं उनका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ से यहाँ तक देखिए सबसे ज़्यादा होता है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहाँ पर होता है, एंटी नोड पर, और नोड्स पर एम्पलीट्यूड 0 होता है। तो इस तरह से ये लूप्स फॉर्म हो जाते हैं। ओके, इसमें पार्टिकल वाइब्रेट तो होते हैं अबाउट मीन पोजिशन, बट दे डू नॉट ट्रांसफर एनर्जी, दैट मीन्स वेव इज नॉट मूविंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड, the wave stands where it is. So this stationary wave is also known as standing wave. This is also known as standing wave. इसको हम standing wave कहते हैं। मतलब अभी तक आपको क्या समझ में आ रहा है कि when two waves of same amplitude, same wavelength, same frequency, okay, but opposite in direction travel along the same path। देखिए इंसिडेंट वेव, वही वेव यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव सेम ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ, ओके, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इन दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम था, इसलिए इनका ओवरलैप होता है, और ओवरलैप होने के बाद इस तरह से लूप्स फॉर्म हो जाते हैं। तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स होते हैं एक्सेप्ट एट द नोड्स, मतलब नोड्स पर जो पॉइंट्स है उनके वाइब्रेशन नहीं होते, एम्पलीट्यूड 0 होता है, बाकी सारे पार्टिकल्स यहाँ पर वाइब्रेट हो जाते हैं। लेकिन हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता है स्टूडेंट, ओके, डिफरेंट होता है। देखिए सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड कहाँ पर होगा,
एंटी नोड पर, और फिर एम्पलीट्यूड कम होता है और इट बिकम 0 एट द नोड, फिर से एम्पलीट्यूड बढ़ता है मैक्सिमम एट द एंटी नोड, फिर से डिक्रीजिंग होता है, नोड पर 0 होता है। मतलब डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, लेकिन हर एक पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी लेकिन सेम होती है। देखिए यहाँ पर एक पार्टिकल है, इट ऑसिलेट अबाउट द मेन पोजीशन। जब ये पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव होंगे तो एडजेसेंट लूप में सब पार्टिकल्स कहाँ पर होंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखिए अगर फर्स्ट लूप में ये सारे पार्टिकल्स मूविंग अपवर्ड होंगे तो एडजेसेंट लूप में सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, मूविंग डाउनवर्ड होंगे। जब ऑल पार्टिकल्स आर रीच अलोंग दिस क्रस्ट तो एडजेसेंट लूप में सब पार्टिकल्स कहाँ पर होंगे, अलोंग दिस ट्रफ होंगे। अब जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव होंगे स्टूडेंट तो ये अपवर्ड डायरेक्शन इस तरह से वाइब्रेटिंग है। देखिए अपोजिट फेज होता है ना, ये ऊपर आगे ये नीचे, इस तरह से अपोजिट फेज में होता है। जैसे ये पार्टिकल ऊपर जाते तो ये पार्टिकल नीचे आएंगे इस तरह से। देखिए ये अगर नीचे जाते तो इस तरह से ये वाइब्रेट होता है। तो एडजेसेंट लूप में डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एग्जैक्टली अपोजिट होती है। अब एंटीनोड पर जो पार्टिकल होता है उसका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है ना, यस, और जो नोड्स के नज़दीक होता है पार्टिकल उसका एम्पलीट्यूड बहुत ही कम होता है। लेकिन देखिए इसका एक ऑसिलेशन अगर 2 सेकंड में होता है तो यहाँ पर जो पार्टिकल है ओके उसका भी एक ऑसिलेशन 2 सेकंड में होता है। मतलब ऑल पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग विथ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम पीरियड बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स। मतलब जो पार्टिकल है नियर टू द एंटीनोड वो वाइब्रेट होता है, उसका एम्पलीट्यूड बहुत ही कम होगा ओके। और जो पार्टिकल एंटीनोड पर है उसका वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, मतलब एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है, वाइब्रेशन वही रहता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम होता है। लेकिन दोनों पार्टिकल एक साथ यहाँ पर एक ऑसिलेशन परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट। मतलब स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, द पार्टिकल विच इज़ एट एंटीनोड उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और यहाँ पर पार्टिकल की स्पीड सबसे कम होगी। बिकॉज यहाँ पर पार्टिकल को देखिए ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना होता है और उतने टाइम में इस पार्टिकल को कम डिस्टेंस कवर करना होता है, तो इसकी स्पीड कम होती है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। मतलब ये पॉइंट भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि एंटीनोड पर पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, 0 होती है ओके। जैसे ये पार्टिकल्स एंटीनोड की तरफ बढ़ते हैं नोड पर पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, 0 होती है, और जैसे हम एंटीनोड की तरफ बढ़ते हैं तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ती है यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ पर होगी, द पार्टिकल विच इज़ एट एंटीनोड। फिर से पार्टिकल स्पीड कम हो जाती है एंड एट द एंटीनोड पार्टिकल मूव नहीं होता है, इट इज़ लिटरली स्टेशनरी ओके। तो इस तरह से हमें लूप्स मिलते हैं और एंटीनोड्स, नोड्स, एंटीनोड, नोड्स। एंटीनोड मतलब जहाँ पर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है, नोड जहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 होता है ओके स्टूडेंट। तो इस तरह से एक वेव हमें मिलती है जिसमें क्या होता है कि पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट होते हैं लेकिन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं होती है। मतलब वेव डू नॉट मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड, सो इट इज़ नोन एज स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव, राइट। अब स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव के लिए इक्वेशन हम तैयार करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो इंसिडेंट वेव थी दिस इज ट्रांसवर्स इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड ट्रांसवर्स वेव। मतलब इंसिडेंट ट्रांसवर्स वेव एंड रिफ्लेक्टेड ट्रांसवर्स वेव ओवरलैप होने के बाद ये स्टैंडिंग वेव यहाँ पर तैयार होती है स्टूडेंट ओके। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, सिर्फ ट्रांसवर्स वेव का ही स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होता है क्या, नहीं। देयर आर 2 टाइप्स, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। अब ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव मतलब जैसे यहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि द वेव प्रोड्यूस्ड ऑन स्ट्रिंग प्रोड्यूसेस ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव ओके। और अगर होलो पाइप है ठीक है, और उसके अंदर एयर कॉलम होता है, अगर हम वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क उसके वन एंड ओपन एंड पर रखते हैं तो वाइब्रेशन ऑफ द एयर कॉलम मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, वहाँ पर जो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स। सो देयर आर 2 टाइप्स, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। तो यहाँ पर हम ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव इसके बारे में एक्सप्रेशंस ऑब्टेन करते हैं स्टूडेंट ओके। देखिए हमारे पास एक वेव का इक्वेशन है दैट इज प्रोग्रेसिव वेव ओके। y इज इक्वल टू a sin
इन ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये जनरल फार्मूला है ना। तो ओमेगा मतलब क्या होता है 2 पाई एन या फिर 2 पाई अपॉन टी, और के का मतलब क्या होता है यहाँ पर, यस 2 पाई अपॉन लैम्बडा। तो y इज इक्वल टू ए साइन इन ब्रैकेट 2 पाई अपॉन टी इंटू स्मॉल टी माइनस 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू एक्स। तो y इज इक्वल टू ए साइन, अगर 2 पाई कॉमन निकालते हैं इन ब्रैकेट स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन स्टूडेंट, मतलब यहाँ पर देखिए माइनस साइन है, इसका मतलब क्या होता है कि दिस इज द वेव विच इज मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सो दिस रिप्रेजेंट्स इंसिडेंट वेव, दिस रिप्रेजेंट इंसिडेंट वेव। ओके देखिए इंसिडेंट वेव इज मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है ना, और रिफ्लेक्टेड वेव इज मूविंग अलॉन्ग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो रिफ्लेक्टेड वेव के लिए इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई इन ब्रैकेट टी अपॉन कैपिटल टी प्लस एक्स अपॉन लैम्बडा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो दिस रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। तो ये रिफ्लेक्टेड वेव होगा, है ना। देखिए माइनस साइन शोज दैट दिस वेव इज मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब इंसिडेंट वेव, एंड प्लस साइन शोज दैट दिस वेव इज प्रोपोगेटिंग अलॉन्ग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, सो दिस रिप्रेजेंट्स रिफ्लेक्टेड वेव। ओके देखिए इंसिडेंट वेव मतलब इक्वेशन 1, रिफ्लेक्टेड वेव मतलब इक्वेशन नंबर 2। दोनों में देखिए एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली सेम है, वेवलेंथ भी सेम है और पीरियड भी सेम है, मतलब फ्रीक्वेंसी भी सेम है। तो अगर ये दोनों वेव्स ओवरलैप हो जाते हैं तो कौन सी वेव तैयार होगी, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा, लेट दिस इज y1 और ये y2 है इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड वेव के लिए। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। देन y इज इक्वल टू, अब y1 मतलब इक्वेशन 1 लिखना है, a साइन 2 पाई इन ब्रैकेट स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा, प्लस y2 मतलब इक्वेशन नंबर 2, a साइन 2 पाई इन ब्रैकेट स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी प्लस एक्स अपॉन लैम्बडा। ओके y1 प्लस y2। नो अब यहाँ पर एक फार्मूला हमें यूज़ करना है स्टूडेंट, एक फार्मूला हमें यूज़ करना है। कौन सा फार्मूला, साइन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखिए साइन सी प्लस साइन डी। ओके तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन इन ब्रैकेट सी प्लस डी डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी डिवाइड बाय 2। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है देखिए। नो अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। देखिए साइन मतलब दिस ब्रैकेट, ओके दिस ब्रैकेट कैन बी कंसिडर एज C एंड दिस ब्रैकेट कैन बी कंसिडर एज D। तो ये ब्रैकेट हम C कंसिडर करते हैं एंड सेकंड वन इज D। तो ये इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई करना है हमें। देखिए अब देखिए y इज इक्वल टू 2, उसके बाद a कॉमन है, दोनों इसमें a कॉमन है ना, देखिए a कॉमन है इसलिए कॉमन लिखा है। नो साइन साइन इन ब्रैकेट, अब c का मतलब क्या होगा, देखिए 2 पाई इन ब्रैकेट t अपॉन कैपिटल T माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। ओके प्लस d मतलब यहाँ पर 2 पाई इन ब्रैकेट स्मॉल t अपॉन कैपिटल T प्लस एक्स अपॉन लैम्बडा। ओके होल डिवाइडेड बाय 2, होल डिवाइडेड बाय 2 यहाँ तक लिखा है हमने, इन टू कॉस ऑफ, फिर से देखिए c की वैल्यू मतलब ये 2 पाई t अपॉन कैपिटल T माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। ओके माइनस d, d मतलब 2 पाई
इन ब्रैकेट टी अपॉन कैपिटल टी प्लस एक्स अपॉन लैम्बडा होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया हमने, मतलब 2 पाई इन ब्रैकेट टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा मतलब सी, 2 पाई इन ब्रैकेट स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी प्लस एक्स बाय लैम्बडा मतलब डी। तो इस इक्वेशन में हमने ये रखा है इस तरह से, इसको कंप्लीट करना है। y इज इक्वल टू देखिए 2a साइन इन ब्रैकेट, अब 2 पाई कॉमन निकलेगा, 2 पाई कॉमन निकलता है तो साइन 2 पाई इस तरह से लिखते हैं हम, ओके। और ब्रैकेट में क्या होगा फिर देखिए t अपॉन कैपिटल T माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा प्लस t अपॉन कैपिटल T प्लस एक्स अपॉन लैम्बडा, ओके, होल डिवाइडेड बाय 2 इनटू कॉस ऑफ, अब यहाँ पर भी 2 पाई कॉमन निकलता है स्टूडेंट, सो कॉस 2 पाई इन ब्रैकेट देखिए t अपॉन कैपिटल T माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा, उसके बाद माइनस इंटू टी अपॉन कैपिटल T माइनस टी अपॉन कैपिटल T माइनस इंटू प्लस, ये क्या होगा माइनस, ओके, एक्स अपॉन लैम्बडा होल डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए प्लस एक्स बाय लैम्बडा माइनस एक्स बाय लैम्बडा कैंसिल, यहाँ पर क्या होता है प्लस टी बाई टी माइनस टी बाय कैपिटल T कैंसिल होगा। नाउ y इज इक्वल टू 2a साइन 2 पाई, ओके। अब यहाँ पर t बाय कैपिटल T प्लस t बाय कैपिटल T मतलब 2 टाइम्स स्मॉल t बाय कैपिटल T, और ये डिनोमिनेटर का 2 यहाँ पर लिखते हैं, है ना, डिनोमिनेटर का 2 यहाँ पर लिखा है t बाय कैपिटल T प्लस t बाय कैपिटल T मतलब 2 टाइम्स t बाय कैपिटल T इनटू कॉस ऑफ ये 2 पाई, ओके, इन ब्रैकेट मतलब यहाँ पर क्या होगा माइनस एक्स बाय लैम्बडा माइनस एक्स बाय लैम्बडा मतलब माइनस 2 टाइम्स एक्स बाय लैम्बडा, और डिनोमिनेटर का 2 यहाँ पर लिखते हैं। तो इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 2a साइन, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई टी अपॉन कैपिटल T, ओके, इनटू कॉस ऑफ 2 पाई, इसको हम ब्रैकेट में इस तरह से लिखते हैं माइनस 2 पाई, देखिए 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, x बाय लैम्बडा। नाउ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू 2a कॉस, ये टर्म पहले लिखते हैं हम, देखिए cos माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा कैन बी रिटन एज cos ऑफ 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, ओके, इनटू साइन ऑफ 2 पाई अपॉन t इंटू स्मॉल t, बिकॉज देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन हमें पता है कि cos ऑफ माइनस थीटा कैन बी रिटन एज cos ऑफ थीटा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, cos ऑफ माइनस थीटा कैन बी रिटन एज cos ऑफ थीटा, तो cos ऑफ माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा कैन बी रिटन एज cos ऑफ 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, इस तरह से। तो ये एक इक्वेशन हमें मिलता है स्टूडेंट, ओके। नाउ अब इस इक्वेशन में क्या करना है कि 2a cos 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इसको कांस्टेंट कंसिडर करते हैं, सो पुट a इज इक्वल टू 2a cos ऑफ 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, ओके। तो अब वो इक्वेशन क्या होगा फिर, y इज इक्वल टू a साइन इन ब्रैकेट 2 पाई t अपॉन कैपिटल T, ये इक्वेशन होगा, या फिर इज इक्वल टू a साइन इन ब्रैकेट 2 पाई n इंटू स्मॉल t, ये भी लिख सकते हैं हम, बिकॉज 1 अपॉन t मतलब रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड दैट इज फ्रीक्वेंसी, n इज इक्वल टू 1 अपॉन t, इसलिए 1 अपॉन t को यहाँ पर फ्रीक्वेंसी n लिखें, ओके। और y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, वाई, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n, है ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n, इसलिए हमने 2 पाई n की जगह पर ओमेगा लिखा है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट रिजल्टेंट वेव दैट इज स्टेशनरी वेव, ये स्टेशनरी वेव का इक्वेशन है स्टूडेंट, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, या फिर y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई n t। देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पर पीरियड क्या था t, है ना, पीरियड t था यहाँ पर,
तो यहाँ पर भी पीरियड उतना ही है टी, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, पीरियड भी सेम है। ओके, देन एम्पलीट्यूड क्या हुआ है, यहाँ पर ए हुआ है, एम्पलीट्यूड ए। सो दिस रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है स्टूडेंट यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात कौन सी देखिए, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू ए कॉस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, मतलब ए कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव, लैम्बडा वही है, ओके, वेवलेंथ, लेकिन एम्पलीट्यूड डिपेंड्स अपॉन द एक्स। व्हाट इज एक्स? द डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एम्पलीट्यूड एक्स पर डिपेंड है। इसका मतलब क्या होता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस। मतलब अगर यहाँ पर हम ओरिजिन कंसिडर करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो पार्टिकल होगा उसका डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस पर, यहाँ पर जो पार्टिकल होगा उसका भी डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर होगा। मतलब जैसे ये डिस्टेंस चेंज होगा अलोंग एक्स एक्सिस तो उसका एम्पलीट्यूड भी चेंज होता है। जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, देखिए कि हर एक पार्टिकल वहाँ पर ऑसिलेट होता है, लेकिन हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कैसे होगा, डिफरेंट होगा, बिकॉज दिस एम्पलीट्यूड डिपेंड्स अपॉन द एक्स, दैट इज डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस। तो एम्पलीट्यूड डिपेंड्स अपॉन द एक्स। ओके, बाकी वैल्यूज यहाँ पर कांस्टेंट है, वेवलेंथ कांस्टेंट है, ए एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है इनिशियल वेव का। ओके, और रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है स्टूडेंट, दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन। सो दिस इज द रिजल्टेंट वेव। अब देखिए रिजल्टेंट वेव यहाँ पर एम्पलीट्यूड ए है, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ओमेगा मतलब 2 पाई एन, 2 पाई एन मतलब यहाँ पर ओमेगा को हम 2 पाई अपॉन टी, मतलब इंडिविजुअल जो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव थी उसका जो पीरियड होता है उतना ही पीरियड रिजल्टेंट वेव का भी होता है। मतलब स्टेशनरी वेव का पीरियड कितना होता है, उतना ही जितना इंडिविजुअल वेव्स इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव का जो यहाँ पर ये देखिए y1 यहाँ पर लिखा था हमने, ये y1 y2 मतलब इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड वेव का जो पीरियड होगा वही पीरियड रिजल्टेंट स्टेशनरी वेव का भी होगा। मतलब रिजल्टेंट स्टेशनरी वेव हैज़ फ्रीक्वेंसी, पीरियड, ओके, सेम एज दैट ऑफ द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड, और वी कैन से दैट it is the same as that of interfering waves, overlapping waves, okay, लेकिन एम्पलीट्यूड डिफरेंस होगा एंड दैट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन अलोंग एक्स एक्सिस। देखिए स्टेशनरी वेव्स के अंदर ये एम्पलीट्यूड होता है a इज इक्वल टू ए कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। नाउ इन स्टेशनरी वेव्स ऐसे कुछ पॉइंट्स है जहाँ पर नोड्स है, मतलब एम्पलीट्यूड 0 है, वहाँ के पार्टिकल्स ऑसिलेट नहीं करते, और ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर एंटी नोड्स जहाँ पर पार्टिकल वाइब्रेट विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो इनके लिए कंडीशंस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कंडीशन फॉर नोड्स, कंडीशन फॉर नोड्स मतलब एन पॉइंट्स, कैपिटल एन मतलब नोड। अब नोड का मतलब क्या होता है, नोड का मतलब क्या होगा, द पॉइंट एट विच द पार्टिकल डज नॉट वाइब्रेट, मतलब पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होगा, 0 होगा, मतलब मिनिमम होगा। नोड्स मतलब पॉइंट्स एट विच पार्टिकल्स हैव मिनिमम एम्पलीट्यूड। अब मिनिमम एम्पलीट्यूड मतलब इसका 0 एम्पलीट्यूड होता है, ओके, तो एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू 0। एम्पलीट्यूड क्या होगा, नोड्स पॉइंट पर 0 होगा बिकॉज पार्टिकल डज नॉट ऑसिलेट्स, ओके, एम्पलीट्यूड 0 होगा। अब एम्पलीट्यूड के लिए ये इक्वेशन देखिए, 2a cos 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 0, ओके। अब ये 2a इधर आएगा, 0 अपॉन 2a मतलब 0, सो cos 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो cos इस एंगल के लिए वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो cos कौन कौन से एंगल के लिए वैल्यू 0 होती है स्टूडेंट, दैट मीन्स ये जो एंगल होगा 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, तो cos 90 मतलब पाई बाय 2, बराबर। उसके बाद cos 270
उसकी भी वैल्यू 0 होती है ना। जैसे देखिए cos 0 की वैल्यू 1 होते हैं, 90 0, उसके बाद 180 -1, 270 0, फिर से 360 +1, मतलब 270। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज़ 3π/2 है ना। देखिए 2πx अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू π/2, 3π/2 मतलब 90, 270। ओके, उसके बाद क्या होगा फिर 5π/2, 7π/2। इस एंगल के लिए कॉस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इस पॉइंट्स पर हमें नोट्स मिलेंगे। देखिए अगर इसको समझना है यहाँ पर, तो हमें क्या करना होगा कि ओरिजिन जो होगा यहाँ पर नहीं होगा, ओरिजिन यहाँ पर होगा। यहाँ पर हम ओरिजिन कंसिडर करते हैं, ये पॉइंट ओरिजिन होगा। क्यों? बिकॉज जब हमने यहाँ पर स्ट्रिंग को पकड़कर उसको ऑसिलेट किया था अप एंड डाउन, तो इस तरह से किया था ना, मतलब यहाँ पर ये इस तरह से अगर ऑसिलेशन होता है तो एम्पलीट्यूड 0 रहेगा, मैक्सिमम रहेगा ना, तो ये एंटी नोड है, बराबर है। तो यहाँ से हमें वेव्स मेजर करनी होगी। देखिए ये 1 वेव हो गई यहाँ पर, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये पॉइंट, ओके, और ये पॉइंट, ये दोनों सेम फेज में ना, मतलब ये एक वेव कंप्लीट हो गई। देखिए हाफ वेव और इधर क्वार्टर वेव और इधर क्वार्टर वेव, मतलब ये एक कंप्लीट वेव हो गई यहाँ पर, राइट। तो यहाँ से अगर हम ओरिजिन स्टार्ट करते स्टूडेंट, तो ये 0 होगा, बराबर, 0 है यहाँ पर। ये डिस्टेंस कितना होगा, 0 टू दिस डिस्टेंस, दिस इज पाई, बिकॉज एक वेव कंप्लीट हो गई ना यहाँ पर, ये एक वेव कंप्लीट हो गई। ओके, पूरा ट्रफ है यहाँ पर हाफ क्रस्ट और यहाँ पर हाफ क्रस्ट, तो ये हाफ बनाकर पूरा क्रस्ट होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक एक पूरी वेव हुई ना, तो अगर यहाँ से एंगल स्टार्ट करते स्टूडेंट, तो ये 0 होगा और यहाँ पर कितना होगा, पाई होगा। अब ये क्लियर, उसका जो हाफ होगा ये क्या होगा यहाँ पर, यस, ये 2 पाई होगा ना। देखिए 1 वेव कंप्लीट हो गई, मतलब 1 रिवॉल्यूशन हो गया, मतलब 360, 2 पाई। उसका जो हाफ होगा यहाँ पर, ये कितना होगा, पाई होगा। अब पाई का हाफ फिर से क्या होगा, π/2 है ना। तो ये π/0, π/2, पाई, ये कितना होगा 3π/2, ये होगा 2 पाई, ये होगा 5π/2, राइट। ये कितना होगा यहाँ पर 3 पाई, और ये कितना होगा यहाँ पर 7π/2। अब देखिए π/2 पर क्या है, नोड है, 3π/2 नोड, 5π/2 नोड, 7π/2 नोड। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना होगा, अब समझ में आएगा आपको, ठीक है। नो, तो ये 0 एंगल कहाँ पर होगा, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 एट्सेट्रा। नो, अब देखिए यहाँ पर x के लिए वैल्यू हमें निकालनी है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए 2πx अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू, अगर हम π/2 कंसिडर करते हैं स्टूडेंट, तो ये कैसा होगा यहाँ पर, ओके। तो इसको अगर हम कंप्लीट करते हैं तो देखिए पाई गेट कैंसिल, तो x के लिए वैल्यू क्या आएगी, ये लैम्बडा इधर जाएगा, ओके, 2 × 2 4, λ/4। ये पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस में π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इस पॉइंट्स पर हमें नोट्स मिलेंगे, ओके। और अकॉर्डिंग टू पाथ डिफरेंस पहला नोड कहाँ पर होगा, λ/4 डिस्टेंस पर होगा, ओके। उसके बाद देखिए 2πx अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू, सेकेंड एंगल लेते हैं 3π/2, यहाँ पर पाई गेट कैंसिल, दैट मीन्स x इज इक्वल टू लैम्बडा, ओके, 3 लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 × 2 4, इस तरह से। तो ये फर्स्ट नोड होगा, ये सेकंड नोड होगा स्टूडेंट। देखिए फर्स्ट नोड कहाँ पर होगा, इस पॉइंट पर। तो 0 टू 2 पाई, ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, लैम्बडा होता है, बराबर। उसका जो हाफ होगा ये कितना होगा, λ/2। λ/2 का फिर से ये हाफ है ना, यहाँ पर ये हाफ है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट, λ/4, ओके। तो यहाँ पर सेगमेंट कितने देखें, ये डिस्टेंस कितना है, लैम्बडा है ना, ये डिस्टेंस लैम्बडा, तो उसके कितने सेगमेंट करने हमें, 1 2 3 4। तो एक सेगमेंट λ/4, ये दूसरा सेगमेंट λ/4,
ये तीसरा सेगमेंट लैम्बडा बाय 4 और ये चौथा सेगमेंट क्या होगा, लैम्बडा बाय 4। देखिए फर्स्ट नोड कहाँ पर है, लैम्बडा बाय 4, सेकंड नोड यहाँ पर है ना, तो लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 4 कितना होगा, ये टोटल डिस्टेंस ऑफ 3 लैम्बडा बाय 4, तो ये 3 लैम्बडा बाय 4 है। ओके, अगर हम 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 2 ये कंसिडर करते हैं, तो पाई पाई कैंसिल होगा, x इज इक्वल टू 5 लैम्बडा और ये 2 2 4 हो जाएगा, मतलब x3 इज इक्वल टू 5 लैम्बडा बाय 4, x4 क्या होगा 7 लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 4 3 लैम्बडा बाय 4, उसके बाद 5 लैम्बडा बाय 4 7 लैम्बडा बाय 4 एट्सेट्रा, उसके बाद 9 लैम्बडा बाय 4 11 लैम्बडा बाय 4, मतलब फॉर नोड्स ओके डिस्टेंस क्या रहेगा यहाँ पर 2p माइनस 1 लैम्बडा बाय 4, ये जनरल फार्मूला स्टूडेंट, मतलब इस पॉइंट पर हमें नोड्स मिलेंगे। p का मतलब क्या होगा यहाँ पर, p इज इक्वल टू 1 2 3 एट्सेट्रा, p की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। देखिए अगर p की वैल्यू 1 रखते हैं स्टूडेंट, 2 इंटू 1 कितना हो गया यहाँ पर 2 माइनस 1 1 दैट इज लैम्बडा बाय 4, अगर p की वैल्यू 2 रखते 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 लैम्बडा बाय 4, अगर 3 रखते तो 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5 लैम्बडा बाय 4, इस तरह से। तो ये जनरल फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला है। तो नोट्स कहाँ पर मिलेंगे हमें, दैट इज द जनरल फार्मूला x इज इक्वल टू 2p माइनस 1 लैम्बडा बाय 4, तो यहाँ पर p सफिक्स लिखेंगे हम, मतलब अगर फर्स्ट नोड मिलना है हमें तो p की वैल्यू क्या लेंगे 1, तो x1 के लिए फार्मूला होगा। अगर सेकंड नोड कहाँ पर है तो p की वैल्यू 2 लेंगे, तो इस यहाँ पर क्या होगा x2 होगा x3 होगा, इस तरह से। तो दीज आर द कंडीशंस फॉर नोड्स, तो ये कंडीशंस फॉर नोड है स्टूडेंट। ओके, अब इसमें और एक पॉइंट हम जोड़ लेते हैं। सपोज अब ये फर्स्ट नोड यहाँ पर ऑकर होता है, सेकंड नोड यहाँ पर ऑब्टेन होता है, तो नोड और इस नोड के बीच डिस्टेंस कितना होगा। ओके देखिए द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स ओके, तो देखिए पहले इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, इज इक्वल टू x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 3 लैम्बडा बाय 4 माइनस x1 कितना है लैम्बडा बाय 4। देखिए डिनोमिनेटर सेम है 4, 3 लैम्बडा माइनस लैम्बडा कितना होगा 2 लैम्बडा, सो दिस इज लैम्बडा बाय 2, कितना होगा लैम्बडा बाय 2, बिकॉज 2 2 ज़ा 4 लैम्बडा बाय 2, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज लैम्बडा बाय 2। नाउ सेकंड नोड और थर्ड नोड के बीच भी डिस्टेंस निकालते हैं, तो ये क्या होगा फिर x3 माइनस x2। देखिए x3 की वैल्यू कितनी है 5 लैम्बडा बाय 2, नहीं 5 लैम्बडा बाय 4 है ना, माइनस x2 3 लैम्बडा बाय 4, तो यहाँ पर क्या होगा फिर 4 डिनोमिनेटर सेम है, 5 लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा 2 लैम्बडा, अगेन दिस इज लैम्बडा बाय 2। मतलब इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज लैम्बडा बाय 2। ठीक है, तो दो नोड्स के बीच डिस्टेंस कितना होता है लैम्बडा बाय 2। देखिए एक नोड है और एक नोड है, तो एक सेगमेंट मतलब लैम्बडा बाय 4, ये भी सेगमेंट लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 4 2 टाइम्स लैम्बडा बाय 4 दैट इज लैम्बडा बाय 2। सो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज ऑलवेज लैम्बडा बाय 2, ये याद रखिए। ओके देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने कंडीशन फॉर नोड्स डिस्कस किए, अब इसी तरह से कंडीशन फॉर एंटी नोड भी हमें डिस्कस करनी है ना, तो कंडीशन फॉर एंटी नोड्स डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर, तो ये पूरा रब करना होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम कंडीशन फॉर एंटी नोड डिस्कस करते हैं। ओके, कंडीशन फॉर एंटी नोड्स। अब एंटी नोड्स मतलब क्या होता है, द पॉइंट्स एट विच द पार्टिकल वाइब्रेट विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मतलब एम्पलीट्यूड कैसा होता है यहाँ पर मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। ओके, अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, देखिए एम्पलीट्यूड के लिए ये फॉर्मूला है ना,
ए इज इक्वल टू 2a कॉस इन ब्रैकेट 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। अब ये मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, बिकॉज कॉस की वैल्यू मैक्सिमम क्या आती है, +1 होती है ना। अगर ये +1 लेते हैं हम तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, 2a होगा, +2a। नो कॉस की और एक मैक्सिमम वैल्यू होती है माइनस में, दैट इज़ -1। तो अगर वो लेते हैं तो a की वैल्यू क्या होगी, -2a। मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना होगा, +2a और -2a, है ना। देखिए अगर पार्टिकल देखिए अबव द एक्सिस वाइब्रेट हो जाते, अबव द एक्सिस जाते तो वहाँ पर हम एम्पलीट्यूड +2a लेंगे, ओके। और अगर पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग डाउन द एक्सिस, ये जो x एक्सिस उससे मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते तो दैट एम्पलीट्यूड इज़ -2a। मतलब यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड है ना, तो ये +-2a होगा, ओके। तो +-2a। अब a के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम, 2a cos ऑफ 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू +-2a, राइट। तो 2a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर +-1 बचेगा, है ना। तो cos ऑफ 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू +-1। अब कौन से एंगल के लिए cos की वैल्यू +1 -1 होती है स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये एंगल जो होगा 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 0, उसके बाद पाई, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, बराबर। cos 180 की वैल्यू -1 होती है, उसके बाद 2 पाई +1, 3 पाई -1, 4 पाई, 5 पाई एट्सेट्रा। इन एंगल्स के लिए cos की वैल्यू क्या होगी, +1 -1 +1 -1 +1 -1 अल्टरनेटली, ओके। तब एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल इन स्टेशनरी वेव मैक्सिमम रहेगा। देखिए पहले अगर ये दो एंगल्स हम कंप्लीट करते हैं, इसका कंपैरिजन करते हैं, तो ये क्या होगा, 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर ओरिजिन हमने कंसिडर किया ना, तो ये एंटीनोड प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर क्या हुआ, एंटीनोड। तो ये 0 एंगल है ना, यस 0 एंगल, तो पहले एंटीनोड यहाँ पर तैयार होता है। अगर ये 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू पाई कंसिडर करते हैं, तो पाई गेट कैंसल, दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना आएगा, x इज इक्वल टू लैम्बडा डिवाइड बाय 2, लैम्बडा बाय 2 होगा। तो ये x1 x2, तो पहला एम्पलीट्यूड कहाँ पर, ओरिजिन पर फॉर्म हुआ है, इसलिए x1 इज इक्वल 0। अब दूसरा एम्पलीट्यूड कहाँ पर फॉर्म होगा, यहाँ पर होगा, ओके। अब इसका डिस्टेंस कितना आता है, x2 इज इक्वल लैम्बडा बाय 2। देखिए ये एक सेगमेंट कितना है, लैम्बडा बाय 4 है, दूसरा सेगमेंट लैम्बडा बाय 4, तो एंटीनोड के बीच डिस्टेंस कितना होगा, लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 4, 2 टाइम्स लैम्बडा बाय 4, दैट इज लैम्बडा बाय 2। नाउ 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू, अगर ये 2 पाई कंसिडर करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या होगा, x3 फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, ओके। तो 2 पाई कैंसिल, तो x3 इज इक्वल टू कितना होगा, x मतलब x3 इज इक्वल टू लैम्बडा। इसको हम यहाँ पर 2 लैम्बडा बाय 2 इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2 लैम्बडा बाय 2 इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए एंटीनोड फर्स्ट x1 इज इक्वल 0, यहाँ पर एंटीनोड लैम्बडा बाय 2, अब थर्ड एंटीनोड यहाँ पर आ रहा है, ओके। तो अब डिस्टेंस देखिए, लैम्बडा बाय 4 लैम्बडा बाय 4 लैम्बडा बाय 4 लैम्बडा बाय 4, तो कितना होगा, लैम्बडा होगा ना, इसलिए यहाँ पर लैम्बडा लिखा था। या फिर ए के बीच डिस्टेंस कितना है, लैम्बडा बाय 2, इसके बीच भी डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2, तो 2 टाइम्स लैम्बडा बाय 2, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, बिकॉज 2 कैंसिल अगेन लैम्बडा आएगा। अगर 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 4 पाई कंसिडर करते हैं स्टूडेंट, तो x4 कितना आएगा, डायरेक्टली देखिए यहाँ पर पाई गेट कैंसिल, ओके। तो x4 इज इक्वल टू कितना आएगा, लैम्बडा बाय, यस कितना आएगा, अभी 2 पाई कंसिडर किया था ना, हाँ 3 पाई कंसिडर करना होगा, पाई कैंसिल, ओके। x इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाय 2, 3 लैम्बडा बाय 2 आएगा। देन x5 कितना आएगा, मतलब ये कंपेयर करना होगा हमें, ओके। तो ये आएगा देखिए, यस 4 लैम्बडा बाय 2, तो 0 लैम्बडा बाय 2, 2 लैम्बडा बाय 2, 3 लैम्बडा बाय 2, 4 लैम्बडा बाय 2, 5 लैम्बडा बाय 2 एट्सेट्रा।
इसका मतलब इसके लिए जनरल इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू पी लैम्बडा बाय टू, पी लैम्बडा बाय टू। ये सिंपल इक्वेशन होगा ना, वेयर p इज इक्वल टू 0 1 2 3 एट्सेट्रा। देखिए अगर p की वैल्यू 0 रखते तो x1 0 होगा, मतलब ओरिजिन पर पहला एंटीनोड हमें मिलेगा। p की वैल्यू अगर 1 लेते तो 1 इंटू लैम्बडा बाय टू मतलब लैम्बडा बाय टू, लैम्बडा बाय टू पर ये सेकंड एंटीनोड मिलेगा। अगर p की वैल्यू 2 रखते हैं स्टूडेंट, 2 लैम्बडा बाय टू, तो ये कितना होगा 2 2 कैंसिल लैम्बडा या फिर 2 लैम्बडा बाय टू। ओके, फिर अगर 3 रखते तो 3 लैम्बडा बाय टू, 4 रखते हैं तो 4 लैम्बडा बाय टू, 3 लैम्बडा बाय टू, 4 लैम्बडा बाय टू। तो ये जनरल इक्वेशन हो गया स्टूडेंट, x इज इक्वल टू पी लैम्बडा बाय टू। अब यहाँ पर ये समझ में आ रहा है आपको, तो 0 लैम्बडा बाय टू, 2 लैम्बडा बाय टू, 3 लैम्बडा बाय टू, 4 लैम्बडा बाय टू। देखिए 0 लैम्बडा बाय टू, 2 लैम्बडा बाय टू मतलब लैम्बडा, यहाँ पर कितना होगा 3 लैम्बडा बाय टू, 4 लैम्बडा बाय टू। इन पॉइंट्स पर क्या होंगे, एंटीनोड्स मिलेंगे हमें। नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड्स, ओके। तो देखिए फर्स्ट दोनों का डिफरेंस लीजिए, x2 माइनस x1 मतलब लैम्बडा 2 माइनस 0, दिस इज लैम्बडा बाय 2। ओके, अब थर्ड एंटीनोड और सेकंड एंटीनोड के बीच डिफरेंस लेते हैं हम, तो x3 माइनस x2, तो x3 कितना है यहाँ पर लैम्बडा है, माइनस x2 कितना है लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा माइनस लैम्बडा 2 मतलब अगेन लैम्बडा बाय 2। ओके, अब x4 और x3 के बीच भी डिस्टेंस लेते हैं। देखिए 3 लैम्बडा बाय 2 माइनस 2 लैम्बडा बाय 2 है ना, तो लैम्बडा बाय 2 कॉमन है, 3 माइनस 1 दैट इज अगेन लैम्बडा बाय 2। मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड इज ऑलवेज लैम्बडा बाय 2। तो ये कंक्लूजन यहाँ पर निकल कर आता है। देखिए कंडीशन फॉर नोड्स के लिए भी यही कंडीशन थी ना, मतलब कंक्लूजन था डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज लैम्बडा बाय 2, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड इज ऑल्सो लैम्बडा बाय 2, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड इट इज ऑलवेज लैम्बडा बाय 2। ना और एक पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं हम, देखिए डिस्टेंस बिटवीन एंटीनोड एंड एडजेसेंट नोड इज, अब ये कितना होता है, देखिए ये एंटीनोड है यहाँ पर बराबर है, और यहाँ पर क्या है नोड है, तो इनके बीच डिस्टेंस कितना होता है, तो ये सेगमेंट है लैम्बडा बाय 4। तो डिस्टेंस बिटवीन एंटीनोड एंड एडजेसेंट नोड इज ऑलवेज लैम्बडा बाय 4, ये याद रखिए आप। मतलब दो कंक्लूजन आपको याद रखने, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स और टू सक्सेसिव एंटीनोड इज लैम्बडा बाय 2, और डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटीनोड या फिर डिस्टेंस बिटवीन एंटीनोड एंड नेक्स्ट एडजेसेंट नोड, इनके बीच डिस्टेंस क्या होता है लैम्बडा बाय 4 होता है स्टूडेंट। ओके।